Hey guys, this is Aman Mittal welcoming you all to Crack Nuts, an initiative of Prep Nuts. Today we shall be cracking each and every essential information about PM Cares and PM NRF Fund. वीडियो में पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि PM Cares Fund है क्या. Then we'll know each and everything about the PM NRF Fund and then we'll try to compare and contrast both the funds. तो हम दोनों funds का बहुत अच्छे से analysis करने वाले हैं इस वीडियो में. So stay tuned guys and let's begin this video. Before coming to the topic, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि Prep Nuts का एक डेली न्यूज नट्स इनिशिएटिव है जिसमें ऑन डेली बेसिस वी ट्राई टू डिलीवर यू ऑल द एसेंशियल न्यूज दैट यू मस्ट रीड. और हमारा कवरेज रेस्ट्रिक्टेड नहीं है कि सोर्स से. वी इंक्लूड आर्टिकल्स फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस एंड पीआईबी एज वेल. और डेली न्यूज नट्स का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप लोग खुद से सीख पाए कि कौन सी न्यूज पढ़नी चाहिए, उसे कैसे पढ़ना चाहिए एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट उसे यूज कैसे करना चाहिए. और डेली न्यूज नट्स का एम्फोसिस रहता है एप्लीकेशन पार्ट पे कि आपको यूज कैसे करना है वो न्यूज अपने examination में. So please subscribe to our channel and do look forward for the daily news nuts which we give on daily basis. Coming on to the today's topic now, PM Cares Fund, that is Prime Minister's Citizen Assistance Relief in Emergency Situations Fund, जो कि 28th of March को सेटअप हुआ था. एंड इसका ऑब्जेक्टिव जानना बहुत जरूरी है बिकॉज वहीं से हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे दिस फंड फ्रॉम द एनआरएफ फंड. सो पीएम केयर्स फंड हैज बीन एस्टैब्लिश्ड टू बी यूटिलाइज्ड फॉर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी related services, number 1. Number 2, upgradation of the pharmaceuticals, healthcare facilities and funding research. So these three terms are very important out here because this fund is gonna be used for upgrading the existing healthcare infrastructure and for funding research activities. Prime Minister of India chairs this fund and he can nominate 3 eminent persons to the board of trustees. तो इस फंड को बेसिकली बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज रन करते हैं जिसको चेयर प्राइम मिनिस्टर करते हैं. दैट means with respect to the disbursal of the amount from the fund, the powers have been given to the trustees of the fund. तो फंड में से जो पैसा निकलेगा वो कितना निकलेगा, वो कहाँ यूज होगा, ये सारी पावर्स ट्रस्टीज को दी गई हैं यहाँ पे. और इस फंड के एक्स ऑफिशियो मेंबर्स मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, होम अफेयर्स और फाइनेंस हैं. एक्स ऑफिशियो से मतलब है कि बाय होल्डिंग द पोस्ट ऑफ मिनिस्टर ऑफ सच मिनिस्ट्रीज दे ऑटोमेटिकली विल बिकम द ट्रस्टीज ऑफ दिस फंड. अब पीएम केयर्स फंड में फंड आता कहां से है वो देख लेते हैं. तो पीएम केयर्स फंड में वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन होता है जो इंडिविजुअल्स भी कर सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस भी कर सकती हैं, लेकिन गवर्नमेंट बजट के थ्रू इसमें कोई भी अमाउंट नहीं डाल सकती है. सो इट डज नॉट गेट एनी बजटरी सपोर्ट. और जो भी डोनेशन इसमें आता है वो टैक्स एग्जेम्प्ट होता है. सो द ऑर्गेनाइजेशन और एन इंडिविजुअल whosoever donates and seek tax exemption for the same. इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है दैट इज द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. पीएम केयर्स फंड में ये बोला गया है कि अगर कोई भी पीएसयू या कोई भी कंपनी अगर इस फंड में डोनेशन देती है तो वो उस डोनेशन को सीएसआर ऑब्लिगेशन के अगेंस्ट क्लेम कर सकती है. सीएसआर को हम थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं ताकि हमें चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाए. सीएसआर थ्रू कंपनीज एक्ट 2013 लागू हुआ था जिसमें ये कंडीशन थी कि कोई भी कंपनी अगर उसका नेटवर्थ 500 करोड़ है या उसका रेवेन्यू 1000 करोड़ है तो प्रॉफिट साल का 5 करोड़ है, तो अगर कोई भी कंपनी इन क्राइटेरिया को फॉलो करती है तो उसको 2% अपने प्रॉफिट का एज अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देना पड़ेगा. तो ये जो 2% है वो कंपनी क्लेम कर सकती है अगर वो अमाउंट पीएम केयर्स फंड में देती है. तो नेक्स्ट हम यहाँ पे ये देखते हैं कि पीएम केयर्स फंड में अब्रॉड से भी फंड आ सकता है, मतलब कि फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस आर अलाउड. मतलब फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है ताकि फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस इजीली पीएम केयर्स फंड में आ सके. अब यहाँ पे एक चीज देखना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम्स पर्सपेक्टिव और फ्रॉम द लर्निंग पर्सपेक्टिव कि 2 साल पहले जब केरला फ्लड्स आई थी तो सेंटर ने रिफ्यूज कर दी थी फॉरेन फंडिंग या फॉरेन एड्स, और इस वक्त पीएम केयर्स फंड में फॉरेन कंट्रीब्यूशन अलाउड है बाय एग्जेम्प्टिंग द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2010. So that was all about the PM Cares Fund that you must know. Now let's move towards the PM NRF Fund. So PMNRF फंड stands for Prime Minister's National Relief Fund. ये बेसिकली 1948 में सेटअप हुआ था. तो जैसे कि आप देख सकते हैं इट वाज सेटअप लॉन्ग बैक और तब इसका ऑब्जेक्टिव था टू असिस्ट दी पार्टीशन रिफ्यूजीज. बट लेटर ऑन इसके ऑब्जेक्टिव को एक्सटेंड कर दिया गया और इसमें इंक्लूड कर ली गई चीजें लाइक नेचुरल कैलामिटीज, विक्टिम्स ऑफ मेजर एक्सीडेंट्स, राइट्स
एंड एसिड अटैक विक्टिम्स। यहाँ पे एक बहुत मेजर डिफरेंस हमें समझ में आ रहा है फ्रॉम दी पीएम केयर्स फंड, कि जहां वो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी सिचुएशंस के साथ साथ अपग्रेडेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फंडिंग रिसर्च में भी यूज हो रहा था, वो चीजें यहाँ पे मिसिंग हैं। सो दिस फंड कैन नॉट बी यूज फॉर द अपग्रेडेशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फंडिंग रिसर्च पर्पसेस। तो पीएम केयर्स फंड यहाँ पे पीएम एनआरएफ फंड से थोड़ा सा ज्यादा ब्रॉड है। पीएम एनआरएफ फंड को प्राइम मिनिस्टर के चेयरमैनशिप के अंडर में 1985 में लेके आया गया था। उसके पहले उसे एक कमेटी रन करती थी जिसमें काफी सारे मेंबर्स होते थे, which is not relevant today. And the important thing out here is that the PM has sole discretion for fund disbursal. ये अगेन एक डिफरेंस है जो हमने पीएम केयर्स फंड में देखा था, जहाँ पे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज बनाए गए हैं, जिसमें 3 मेंबर्स पीएम नॉमिनेट करेगा और 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं फ्रॉम दी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। वो चीज यहाँ पे मिसिंग है और यहाँ पे सोल डिस्क्रिशन है प्राइम मिनिस्टर का। मतलब फंड का यूटिलाइजेशन कितना करना है और कहाँ पे करना है, ये डिसीजन सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लेंगे। पीएमएनआरएफ फंड में कॉन्ट्रीब्यूशंस के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ा सा हम स्टडी कर लेते हैं। द फर्स्ट इज दैट इट आल्सो एक्सेप्ट्स द वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस एक्सेट्रा, एंड इट कैन नॉट गेट एनी बजटरी सपोर्ट, एंड आल्सो देयर इज अ मेंशन ऑफ द फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो सिंस 2011 पीएमएनआरएफ फंड में फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस को अलाउ कर दिया गया है और यहाँ पे भी एफसीआरए एक्ट को एग्जेम्प्ट किया गया है। So in terms of the contribution to the fund, the mentioned information is quite similar with that of the PM Cares Fund. And like PM Cares Fund, जो भी contribution या donation PM NRF fund में किया जाता है, वो भी tax exemption के लिए claim किया जा सकता है under section 80G of the Income Tax Act. एक चीज यहाँ पे देखना important है, जो हम बाद में understand करेंगे, कि दोनों funds पीएम केयर्स फंड और पीएम एनआरएफ फंड इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स के थ्रू ऑडिट होते हैं आउटसाइड द गवर्नमेंट, तो इनको कैग ऑडिट नहीं करता है। पीएम एनआरएफ फंड के सिमिलर चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स होते हैं हर स्टेट गवर्नमेंट के पास, जिनको सीएम उस पर्टिकुलर स्टेट का चेयर करता है। सो पीएम एनआरएफ फंड एंड चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड गो एनालॉगस विद ईच अदर। तो कमिंग ऑन टू द डिफरेंस बिटवीन बोथ द फंड्स, दैट इज पीएम एनआरएफ एंड पीएम केयर्स फंड। तो डिफरेंसेस हम यहाँ पे क्विकली देखने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट इज विद रिस्पेक्ट टू द यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स। जैसे कि हमने पहले ही देख लिया था कि पीएम केयर्स फंड को यूज किया जा सकता है फॉर द अपग्रेडेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग healthcare infrastructure and funding research activities, whereas पीएम एनआरएफ फंड को सिर्फ और सिर्फ नेचुरल क्लैमिटीज के लिए यूज किया जा सकता है एंड गिविंग मेडिकल असिस्टेंस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेजर डिसीजेस। तो ये चीज पीएम केयर्स फंड में मिसिंग है एंड ये चीज पीएमएनआरएफ फंड में मिसिंग है। द नेक्स्ट डिफरेंस इज ऑफ द क्राइटेरिया फॉर द डिसबर्सल ऑफ फंड्स। सो पीएम केयर्स फंड में देयर इज अ बोर्ड ऑफ ट्रस्टी विच हैव द पावर फॉर कैरिंग आउट एनी ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ट्रस्ट। तो उसमें फंड का यूटिलाइजेशन भी इंक्लूड होता है, वेयर एज इन द केस ऑफ पीएमएनआरएफ फंड देयर इज द सोल डिस्क्रिशन ऑफ पीएम। तो इस रेस्पेक्ट में दोनों फंड्स अलग हैं। द थर्ड डिफरेंस इज विद रिस्पेक्ट टू द क्वालिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस एज CSR एक्सपेंडिचर। मतलब CSR के कॉन्ट्रीब्यूशंस को किस फंड में क्वालिफाई किया जा रहा है और किस जगह नहीं किया जा रहा है। तो अब हमें ये बहुत क्लियरली पता है कि पीएम केयर्स फंड में CSR ऑब्लिगेशंस को क्लेम किया जा सकता है बाय दी ऑर्गेनाइजेशंस एंड PSUs whosoever follows the criteria under the Companies Act of 2013, जबकि पीएमएनआरएफ फंड में सीएसआर का कोई मेंशन नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं पीएसयूज, वो अपने बैलेंस शीट से इस फंड में कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकती हैं। सो नाउ आई होप दैट वी आर क्लियर विद ऑल द एसेंशियल इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू द पीएम केयर्स फंड, पीएमएनआरएफ फंड एंड ऑल्सो विद द डिफरेंसेस बिटवीन बोथ ऑफ देम। नाउ लेट अस सी सम ऑफ द इश्यूज विद बोथ ऑफ दीज फंड्स। सो द फर्स्ट इशू इज विद रिस्पेक्ट टू द ट्रांसपेरेंसी। दोनों फंड्स में ये डिस्क्लोज नहीं किया जाता है कि किसने डोनेशन दिया और किसको फंड्स यूज करके हेल्प दी गई, तो डोनर्स और बेनिफिशियरीज, तो दोनों को यहाँ पे ओपेक रखा गया है बाय नॉट डिस्क्लोजिंग द डिटेल्स ऑफ ईदर ऑफ देम। द सेकंड इशू इज विद रिस्पेक्ट टू द आरटीआईज एम्बिट। ये देखने को मिला है कि जब भी आरटीआई लगाई गई है, चाहे वो पीएम एनआरएफ फंड में लगाई गई हो या पीएम केयर्स फंड में लगाई गई हो,
वो आरटीआई को रिजेक्ट कर दिया गया है ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। तो दोनों फंड्स को अपेरेंटली आरटीआई के एम्बिट के बाहर रखा गया, विच इज अगेन अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द ट्रांसपेरेंसी। सो इट वाज सेड बाय द गवर्नमेंट दैट द इंफॉर्मेशन इज नॉट इन द पब्लिक इंटरेस्ट एंड इट कैन कॉज अनवारंटेड इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। ये दो रीजंस देते हुए गवर्नमेंट ने आरटीआई रिक्वेस्ट कभी भी एक्सेप्ट नहीं करी है इन ईदर ऑफ द फंड्स। हालांकि पीएम केयर्स फंड बहुत रिसेंट है और यहाँ पे भी एक आरटीआई एप्लीकेशन लगी थी, बट उस केस में आरटीआई को रिजेक्ट कर दिया गया बाय साइटिंग द सुप्रीम कोर्ट्स ऑब्जर्वेशन, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आरटीआई एप्लीकेशंस को आप रिजेक्ट कर सकते हैं इफ दे आर इनडिस्क्रिमिनेट, इम्प्रैक्टिकल और सीक फॉर द सन्ड्री इंफॉर्मेशन। तो हालांकि जो भी आरटीआई अप्लाई हो रही है इन फंड्स पे वो सन्ड्री इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है। दे आर आस्किंग फॉर द प्रैक्टिकल थिंग्स एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, बट द गवर्नमेंट इज नॉट एक्सेप्टिंग आरटीआईज ऑन ईदर ऑफ द फंड्स। आरटीआई के रिगार्डिंग मई 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस फाइल हुआ था कि पीएमएनआरएफ फंड को पब्लिक अथॉरिटी डिक्लेयर करी जाए ताकि आरटीआई उस पर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाए। बट दिल्ली हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया वो अनफॉर्चुनेटली यूनानिमस नहीं था। दोनों जजेस का अपना अलग अलग ओपिनियन था एंड दैट इज द रीजन कि फाइनल जजमेंट नहीं आ पाया। पॉल इज नाउ इन द कोर्ट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट एंड द मैटर विल बी लिस्टेड आउट देयर ऑन 15 जुलाई 2020। तो अगर इन फंड्स को पब्लिक अथॉरिटी डिक्लेयर कर देता है दिल्ली हाई कोर्ट, आरटीआई उन फंड्स पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा और जो हमने ऊपर इश्यूज डिस्कस करे हैं विद रिगार्ड्स टू द ट्रांसपेरेंसी वो अपने आप रिजॉल्व हो जाएंगे। The third issue is with respect to the CAG's oversight। जैसे कि हमने पहले देखा था कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स ऑडिट करते हैं दोनों फंड्स को और कैग का ओवरसाइट दोनों फंड्स में से किसी भी फंड पे नहीं है। सो दिस इज एन इशू बिकॉज अगर कैग को ओवरसाइट नहीं है तो पार्लियामेंट का भी ओवरसाइट नहीं है। अगर कैग ऑडिट कर रहा होता इन फंड्स को तो वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करता पार्लियामेंट को, तो पार्लियामेंट का ऑटोमेटिकली ओवरसाइट आ जाता बिकॉज देन द एग्जीक्यूटिव विल हैव टू बी अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट्री कमेटी एंड बट अभी ऐसा नहीं है क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑडिट होता है आउटसाइड द गवर्नमेंट, तो पार्लियामेंट का इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है और फंड्स के यूटिलाइजेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पुट अप नहीं हो सकता है या कोई भी क्वेश्चनिंग नहीं हो सकती है एग्जीक्यूटिव से बिकॉज दे आर नॉट एट ऑल अकाउंटेबल फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ सच फंड्स। Then there is an issue exclusively with the PM Cares Fund and not with the PMNRF Fund। वो इशू है CSR का। जैसे कि अभी हमने देखा था कि PM Cares Fund में जो कंट्रीब्यूशन होता है बाय द कंपनीज वो CSR ऑब्लिगेशंस के अंडर में क्लेम कर सकती हैं कंपनीज। बट इसमें इशू एक ये है कि अगर कोई भी एपिडेमिक पैन इंडिया लेवल पे आती है तो हमें पता है कि स्टेट्स के पास चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड होता है और उसमें CSR को क्लेम नहीं किया जा सकता है। तो बट ऑब्वियस है कि जो भी डोनेशंस आएंगे वो PM केयर्स फंड में ज्यादा आएंगे और ये चीज अभी भी देखने को मिल रही है कि सेंटर लेवल पे डोनेशंस ज्यादा पुल आउट हो रहे हैं जबकि स्टेट्स के सीएम रिलीफ फंड्स में डोनेशंस नहीं जा पा रहे हैं। तो सारे फंड्स जो हैं वो सेंटर के पास जा रहे हैं बिकॉज दीज काइंड ऑफ एग्जामिशंस दैट हैव बीन गिवन एक्सक्लूसिवली टू द PM केयर्स फंड एंड नॉट टू द PMNRF फंड एंड द CM रिलीफ फंड्स। यहाँ पे स्टेट्स को डिपेंडेंट होना पड़ेगा सेंटर पे कि सेंटर उन्हें फंड्स डिसबर्स करे और तब वो यूज कर पाएंगे। अगर स्टेट्स के पास डायरेक्ट फंडिंग आ जाती वाया डोनेशंस या कंट्रीब्यूशंस तो दे कुड हैव यूज्ड इट इन अ टाइमली एंड मोर एफिशिएंट मैनर। और एक पुरानी भी गाइडलाइन आई थी गवर्नमेंट की कि CSR फंड को यूज नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए। तो CSR फंड को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करना इन द केस ऑफ द PM केयर्स फंड अपेरेंटली गोज अगेंस्ट दैट गाइडलाइन। और सिमिलरली एक गवर्नमेंट पैनल ने भी रिकमेंडेशन दिया था कि CSR कंट्रीब्यूशंस को PMNRF फंड में आप मत इंक्लूड करो बिकॉज एक टाइम पे ये भी बात चल रही थी जब कंपनीज एक्ट 2013 आया था कि PMNRF फंड में भी CSR को अलाउ कर दिया जाए। बट उस गवर्नमेंट पैनल ने तब ये कहा था कि अगर आप CSR को PMNRF फंड में इंक्लूड करोगे तो उससे डबल बेनिफिट ऑफ टैक्स एग्जेम्पशन होगा बिकॉज CSR फंड में जो 2% का ऑब्लिगेशन है वो तो अपने आप में टैक्स एग्जेम्प्टेड है और अगर वो 2% को PMNRF फंड में डाल दिया जाएगा तो वो एक तरीके से डबल एग्जेम्पशन हो जाएगा बिकॉज फंड एक ही है बट वो रिफ्लेक्ट दो जगह हो रहा है, वंस इन CSR एंड सेकेंड इन टू दी PMNRF फंड और दी PM केयर्स फंड। सो दीज वर सम ऑफ द इश्यूज रिलेटेड टू दी PM केयर्स फंड एंड दी PMNRF फंड। नाउ लेट अस मूव ऑन टू दी वे फॉरवर्ड। सो द फर्स्ट वे फॉरवर्ड वुड बी पार्लियामेंट्स ओवरसाइट कि पार्लियामेंट
गवर्नमेंट की ओवरसाइट इन दोनों फंड्स पे होना बहुत जरूरी है और इसके लिए दोनों फंड्स को कैग के एम्बिट में लेके आना पड़ेगा फॉर देयर ऑडिटिंग पर्पसेस। द सेकंड वे फॉरवर्ड इज विद रिस्पेक्ट टू द आरटीआई एक्ट कि दोनों फंड्स को नेशनलाइज किया जाए, पब्लिक अथॉरिटी डिक्लेयर करी जाए सो दैट देयर इज अ क्लियर इंफॉर्मेशन इन द पब्लिक डोमेन विद रिस्पेक्ट टू द डोनर्स एंड द बेनिफिशियरीज। और ऐसा करने से इवेंचुअली पब्लिक कॉन्फिडेंस ही बढ़ेगा जिससे फंड का कंट्रीब्यूशन और ज्यादा होगा इन द लेटर फ्यूचर। थर्ड वे फॉरवर्ड आउट हियर इज अबाउट द कंसोल बॉन्ड्स। इन द सिचुएशंस लाइक दिस काइंड ऑफ अ पेंडेमिक दैट वी आर रीलिंग अंडर, अगर इस टाइप की सिचुएशंस में डोनेशन की जगह इन्वेस्टमेंट की बात करी जाए लाइक द कंसोल बॉन्ड्स जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इशू करे थे, जिसके थ्रू उन्होंने अपने सिटीजन्स को कहा था कि आप इन बॉन्ड्स को खरीदो सो दैट वी कैन सस्टेन आवर फाइट इन दी वर्ल्ड वॉर 1 और हम आपके इन्वेस्टमेंट पे 5% इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे। तो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग कैन बी डन इन इंडिया एज वेल। फॉर एग्जांपल अगर पीएम केयर्स फंड में डोनेशन की जगह इन्वेस्टमेंट की बात करी होती और अगर वहां पे ये कहा होता कि 5 to 7% इंटरेस्ट प्रोवाइड होगा तो शायद कंट्रीब्यूशन रिलेटिवली वे हायर होता देन व्हाट हैज बीन रिसीव्ड सो फार एंड आल्सो इट कुड हैव प्रोवाइडेड सेफ इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज टू द पब्लिक बिकॉज अभी रियल सेक्टर डाउन है, स्टॉक मार्केट डाउन है एंड देयर आर नो सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस विद द पब्लिक एक्सेप्ट गोल्ड। तो बाय डूइंग सो गवर्नमेंट ना ही एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्रिएट करती बल्कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ फंड कुड हैव बीन एक्यूमुलेटेड विद द गवर्नमेंट एंड इफ रिक्वायर्ड उसमें सीएसआर वाला प्रोविजन भी इंक्लूड किया जा सकता है फॉर द time being. So guys, the conclusion of whatever we have studied so far would be that although there was no necessity for the creation of the PM Cares Fund, whatever changes has been brought in the PM Cares Fund would have been easily included in the PM NRF fund as well through a minor amendment. But now since PM Cares Fund has been established, तो गवर्नमेंट को ये ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि उसमें पार्लियामेंट का ओवरसाइट हो नंबर 1, सेकंड उसमें आरटीआई अप्लाई हो ताकि ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड सारी चीजें क्लियर हो, पब्लिक का कॉन्फिडेंस बढ़े और कंट्रीब्यूशंस इंक्रीज हो और साथ में जो स्टेट्स के सीएम रिलीफ फंड्स हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, स्पेशली इन दिस नीड ऑफ द आवर। सो गाइस, दिस वाज ऑल इन द क्रैक्ड नट्स टुडे। होप वी हैव क्रैक्ड इट राइट। डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर डेली अपडेट्स एंड डू कीप लुकिंग फॉर आवर डेली न्यूज नट्स एज वेल। कीप लर्निंग गाइस। थैंक यू।